watching TV. May I come in? Yes, come in. Good morning, sir. Good morning, sir. आप अपने नाम के अतिरिक्त अपने बारे में बताएं, अपना परिचय कुछ। सर, मैं कासगंज ज़िले से बिलोंग्स करता हूँ। मैंने अपना BA LLB 2021 में फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट किया है। वर्तमान में मैं LLM कर रहा हूँ और अपीयरिंग फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से, और मैं JRF क्वालिफाई हूँ। आप वाचिंग टीवी डिबेट जी मैं कैसे डिबेट देखते हैं? सर, वैसे तो कोई हॉबी है नहीं, लेकिन फिर भी शाम के टाइम जो 5 से 6 वाली जो टीवी पे डिबेट आती हैं वही आपस में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, धर्म की बातें होती हैं, राजनीति की बातें होती हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब पढ़ाई से थोड़ा अलग हट के देखना होता है तो यही चीज़ें हमें देखते आ रहे हैं। अच्छा, तो आपकी अभिरुचि क्या है? सर वैसे जैसे कि डिबेट में भी आप कुछ होगी ना अभिरुचि, राजनीति पॉलिटिकल डिबेट और जो नेशनल इश्यूज पे डिबेट होती हैं वही देखते हैं। अच्छा, लॉ के फील्ड में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं, एक तो सिविल होता है, सिविल मैटर, दूसरा होता है क्रिमिनल मैटर। तो आपकी अभिरुचि किधर है? सर वैसे तो कोई स्पेसिफिक फील्ड है नहीं सर, क्योंकि BA LLB में सभी सब्जेक्टों के बारे में पढ़ाया गया और हमने सब पढ़ा भी है, और ऐसी कोई पार्टिकुलर फील्ड नहीं है जिसमें हमारी अभिरुचि। हमने सभी के बारे में हमको थोड़ा सा जानकारी जिससे हम आपको संतुष्ट कर सकते हैं। वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई भी वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट शब्द सही है या वर्डेबल एग्रीमेंट सही है? सर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है और इसके बाद कोई भी पार्टीज जैसे कंसेंट उसकी अंडर इन्फ्लुएंस वगैरह या कोहर्सन से ऑप्ट-इन कर ली गई है, तो उसमें कोई भी पार्टी एक पार्टी उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है। इट डिपेंड ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ वन पार्टीज। एक जो माइनर होता है उसके संदर्भ में एक बात आती है कि प्रारंभतः शून्य। जी सर, वर्ड ऑफ इनिशियो। यस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं या फिर ये एग्रीमेंट किस फॉर्म में होते हैं? सर माइनर एग्रीमेंट इज वर्ड ऑफ इनिशियो। इट मीन्स होता है कि इट हैज नो एग्जिस्टेंस, मीन्स सेक्शन 10 की जो रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल ही नहीं कर रहे हैं, इनका लॉ में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है स्टार्टिंग पॉइंट से ही। सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये क्या है? सर सेक्शन 74 डील्स करता है लिक्विडेटेड डैमेज। जब ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें लिक्विडेटेड डैमेज अवार्ड किया जाएगा। लिक्विडेटेड डैमेज से तात्पर्य है कि प्री डिटरमाइंड डैमेज, पार्टीज के बीच में यदि ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो जो फिक्स्ड डैमेज है पहले से पार्टियों ने सेट कर लिया है वही अवार्ड किया जाएगा। तो भारतीय न्यायालय क्या उसके फेवर में है? पार्टी ने अगर पहले से एक अच्छी खासी धनराशि तय कर रखा है कि अगर आप ब्रीच करते हैं तो हम आपको इतना आपको देना ही पड़ेगा, तो क्या भारतीय न्यायालय उसके फेवर में रहे हैं? सर भारतीय न्यायालय तो फेवर में नहीं है, लेकिन लेजिस्लेचर का इंटेंट बहुत क्लियर होता जा रहा है। आर्बिट्रेशन जैसे फोरम आते जा रहे हैं तो उससे क्लियर है कि प्राइवेट जस्टिस की तरफ मूविंग हो रही है, और प्राइवेट जस्टिस में प्री डिटरमाइंड डैमेज मतलब लिक्विडेटेड डैमेज एक इफेक्टिव काम कर रहा है। अच्छा, बेल क्या होता है? सर बेल की डेफिनेशन तो CRPC में डिफाइन नहीं है, लेकिन सर बेल का मीन्स होता है कि एक अंडरटेकिंग देना कोर्ट को कि आप जिस टाइम पे बताएंगे उस टाइम पे, जिस टाइम और प्लेस पे आप बताएंगे उस टाइम और प्लेस पे हम आपके सामने प्रेजेंट होंगे और इस अंडरटेकिंग देके कोर्ट की कस्टडी से रिलीज होना। ट्रायल और इंक्वायरी में अंतर बताइए। सर एवरी इंक्वायरी जो 2G में इंक्वायरी डिफाइन किया गया है, इंक्वायरी सर सेकेंडरी स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन के बाद की। इसमें ऑल द प्रोसीडिंग इन विच कंडक्ट बाय द जज एंड मजिस्ट्रेट इज कॉल्ड द इंक्वायरी, बट द ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रायल इज आइदर द कन्विक्शंस और द एक्विटल। ये आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी में सर डिस्चार्ज हो सकता है, लेकिन ट्रायल और कन्विक्शंस का जो जिसमें एंड होगा वो वही ट्रायल ऐसे जैसे किसी स्टेज पर तो आपको कैसे मालूम होगा कि कोई न्यायिक कार्रवाई दोनों है, जांच भी है और ट्रायल भी है सर। ठीक, तो आपको कैसे आप कैसे बता पाएंगे कि ये ट्रायल चल रहा है या फिर सिर्फ ये इंक्वायरी में चल रहा है? सर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हो जाने के बाद वो ट्रायल शुरू हो जाता है सर। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज
211 की 210 सेक्शन सीआरपीसी सेक्शन 210 तक तो लगभग इंक्वायरी होती है, लेकिन चार्ज फ्रेम हो जाने के बाद कोर्ट ट्रायल, एक तरीके से उसको ट्रायल प्रोसीडिंग्स में ही जोड़ लिया जाता है। मेंटेनेंस की कार्रवाई जांच है या फिर विचारणा है, इंक्वायरी है या फिर ट्रायल है? सर मेंटेनेंस की कार्रवाई एक इंक्वायरी होती है, क्योंकि उसमें किसी का ना कन्विक्शंस होता है ना कोई एक्विटल होता है सर। ठीक है मैम, देखिए। जनरल असेंबली आपने पढ़ी है? जी सर। कहाँ? जी मैम। जनरल असेंबली मैम, जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशंस में भी होती है। वहाँ पे सभी नेशंस का रिप्रेजेंटेशंस होता है। 193 मेंबर्स हैं, हर मेंबर्स का 1 वोट होता है। वहाँ पे जनरल असेंबली हमने मैम पढ़ी है। प्रेजेंट टाइम में इसके चेयरपर्सन कौन है? मैम इसके जनरल असेंबली के चेयरपर्सन, सॉरी मैम, कोई महिला इसकी चेयरपर्सन रही है? मैम भारत से तो विजय लक्ष्मी पंडित रही हैं, भारत से, जिन्होंने लीड चेयर किया है जनरल असेंबली को। ओके। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? मैम यूनिफॉर्म सिविल कोड्स आर्टिकल 44 में इसके प्रोविजंस मिलते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1950 में, तब डॉक्टर अम्बेडकर इसके फेवर में थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिबेट थी उसमें ये सहमति नहीं बन पाई। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का मीन्स होता है कि लॉ एप्लीकेबल ऑन द ऑल द पर्सन इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजियंस। अच्छा, जो अभी यूसीसी की बहुत बात हो रही है, जी मैम, तो क्या इसके, अगर सपोज ये लागू कर दिया जाए तो इसके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे? जी मैम, भारत जो डाइवर्सिटी का नेशन है, भारत में बहुत से धर्म हैं, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत से धर्म रहते हैं, और यूनिफॉर्मिटी से मतलब ये नहीं होता है मैम कि सभी लोगों की विवाह या सबकी का एक पैटर्न पे होंगे। वो उसमें जो एक तरीक़ा से इविल्स हैं जो रिलीजन्स के अंदर, उनको दूर करने का है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट करने का प्रोसेस चल रहा है। कोई इलस्ट्रेशन दे मैम, जैसे कि मुस्लिम रिलीजन्स में काफ़ी जैसे निकाह हलाला वगैरह तो ख़त्म हो चुके हैं, और वहाँ पे इनहेरिटेंस का राइट नहीं होता है। और हिंदू लॉ के अंतर्गत बेटियों को इनहेरिटेंस का राइट नहीं हुआ करता था, लेकिन और जैसे हिंदू लॉ के अंदर विल बना सकते हैं कोई भी फादर अपना, कोई भी पॉलीगैमी है उसके बारे में क्या बोलेंगे? मैम पॉलीगैमी तो लगभग एक तरीक़ा से पूरे देश में हर रिलीजन में ख़त्म हो चुकी है, केवल मुस्लिम्स को छोड़ के। और मुस्लिम्स में अब भी एक तरीक़ा से बिल्कुल मिनिमाइज हो चुकी है, लेकिन कहीं पे प्रैक्टिस हो रही है, तो ये गलत है, क्योंकि इक्वलिटी बिफोर लॉ और वुमेन एम्पावरमेंट के खिलाफ है। यूसीसी से इस पे इफेक्ट पड़ेगा? जी मैम, यूसीसी से इस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूसीसी इससे क्या करेगा, 1 लॉ ऑल द रीजन्स पे एप्लीकेबल कर देगा। ये उचित भी है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं? जी मैम। और थोड़े से लेट हैं ऑलरेडी, और आपको लग रहा है कि टाइम से फिलहाल पहुंच ही जाऊंगा, लेकिन और टाइम नहीं है। रास्ते में आपने देखा कि एक लेडी का एक्सीडेंट हो गया, क्या करेंगे आप? जी मैम, वहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए स्टे करेंगे, और जो स्टे करेंगे आपको लेट हो जाएगी? नहीं मैम, जो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, जैसे पुलिस वगैरह है, या तो वहाँ पे कोई नहीं होता है तो हमारा रुकना ज़रूरी है मैम। थोड़े हेल्पलाइन नंबर पे पुलिस को 102 पे कॉल कर सकते हैं, या एम्बुलेंस को कॉल करके, और हम अपने फर्दर डेस्टिनेशन के लिए मूव कर जाएंगे। उसके बाद आपने कॉल कर दिया और छोड़ दिया, कोई ना आया तो मैम यहाँ पे दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। वहाँ पे उस क्योंकि ये स्टेट की ड्यूटी है कि स्टेट हमारी कॉल को रिसीव करे और उस वहाँ पे रिलीफ प्रोवाइड करे। सपोज स्टेट ने ड्यूटी नहीं की, किन्हीं कारणों से नहीं हो पाई, अब? सर मैम, इसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि हमने फ़ोन कॉल कर दिया है। इसके बाद हम आगे डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर चुके हैं। लेडी को एज इट इज छोड़ देंगे आप? नहीं मैम, छोड़ेंगे तो आपने कॉल किया एंड देन चले गए, क्योंकि वहाँ पे हमारी कोई लीगल ड्यूटी नहीं है, वहाँ पे हमारी सोशल और मोरल ड्यूटी है, और सोशल और मोरल ड्यूटी को हम पूरी एब्सोल्युटली रूप से फुलफिल करने के लिए बाउंड नहीं है। जहाँ तक एज फॉर एज पॉसिबल वहाँ तक हम पूरा करें, क्योंकि हम कोई एक रिविजन सीआरपीसी में है? जी मैम। रिव्यू है? रिव्यू नो। कहाँ लिखा है मैम? सेक्शन 362 में रिव्यू बता। ओके। ऑस्टिन का क्या सिद्धांत है? मैम ऑस्टिन एनालिटिकल थ्योरी के हैं, और इनका मानना है कि जो स्टेट बनाता है लॉ, यानी लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरन, या लॉ इज़ द कमांड मेड बाय द पॉलिटिकल सुपीरियर टू पॉलिटिकल इन्फीरियर। सो व्हाट इज सोवरेनिटी? सॉवरेनिटी मीन्स होता है मैम कि नो कंट्री हैज़ नॉट बीन डिपेंडेंट आइदर आउटसाइड फोर्स और
अपने जो इंटरनल मैटर्स हैं खुद को रेगुलेट करेगी, खुद को डिटरमाइन करेगी, और एक्सटर्नल फोर्स है, एक्सटर्नल अथॉरिटी के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, आपने संविदा कल्प पढ़ा है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट? जी मैम। 72 क्या है? मैम 72 में सेक्शन 72 ये कहता है कि जैसे कि कोई कोयर्सन या फिर कोयर्सन के द्वारा या किसी भी व्यक्ति ने हमसे अननेसेसरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करा ली है, तो जैसे रेलवे के से हमको कोई सामान रिलीज कराना है और उन्होंने हमसे ज़्यादा शुल्क ले लिया है, या फिर टैक्सिंग ऑफिसर के द्वारा। ओके, अब आप होमोसेक्सुअलिटी के बारे में आपकी पर्सनल राय क्या है? मैम होमोसेक्सुअलिटी जो इसको डीक्रिमिनलाइज तो गवर्नमेंट वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया है, एक प्रोस्पेक्टिव स्टेप है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सरकार का ये तर्क है कि अभी हमारी जो नेशन है वो उसके लिए रेडी नहीं है, क्योंकि जो मैरिज होती है ये नहीं, मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ, आपकी क्या राय है पर्सनल? मैम मेरी राय तो ये है मैम, आर्टिकल 14 के तहत उनको भी इक्वलिटी का अधिकार है और आर्टिकल 21 के तहत राइट टू लिव विद डिग्निटी का अधिकार है, लेकिन कुछ इसमें प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं, जैसे कि नहीं, मैं आपकी राय पूछ रही हूँ कि आप क्या इसे ठीक मानते हैं? आप अपने स्तर पे बताएं, अपने लिए क्या आप इसमें रहना पसंद करेंगे? मैम एज ए ह्यूमन मुझको ये लगता है कि उनके ह्यूमन राइट्स होने चाहिए और आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। उनकी बात हो गई, मैं आपकी बात करूँ, क्या आप इसको सपोर्ट करेंगे? एज ए ह्यूमन यस मैम, मैं इस चीज़ के फेवर में तो। कोई लड़का है आपका सीनियर है, जी मैम, ठीक है, और सपोज आपका सिलेक्शन हो जाता है और वो आपसे होमोसेक्सुअलिटी के लिए रिक्वेस्ट करता है या फिर आपको प्रेशराइज कर रहा है, धमकी भी दे रहा है कि आपके खिलाफ रिपोर्ट करेंगे या कुछ भी ऐसा, तो क्या करेंगे? सर ये तो होमोसेक्सुअलिटी तो फिर इलीगल हो जाएगी। फोर्सफुल होमोसेक्सुअलिटी तो कहीं पे कोई भी सेक्सुअलिटी हो, फोर्सफुल आप अपने मामले में कहेंगे, खत्म हो जाएगी। अपने मामले में कहेंगे कोई भी चीज़ हो वो वॉलंटरली होनी चाहिए और वही एक तरीका से लीगलाइज किया जा सकता है उसी चीज़ को। अच्छा, जैसे बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स है, वैसे एलएलबी में एक एल का क्या मतलब होगा? सर लेजिस्लेटिव लॉ ऑफ लेजिस्लेटिव वर्ड से संबंधित होता है, मुझको सही से रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, आप वॉचिंग टीवी डिबेट्स देखते हैं, कौन कौन से डिबेटर आपको अच्छे लगते हैं, जिनसे आप प्रभावित हैं और रुचि बनती होगी ना देखने की? जी सर पॉलिटिकल इश्यूज और नेशनल इश्यूज की मैं डिबेट देखता हूँ। जैसे अभी जो चल रहे हैं इश्यूज, जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशंस है और ये दिल्ली सर्विस बिल्स है, इसके ऊपर जो करंट घटनाएं हैं। आप मुद्दों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि आप किसी विशेष प्रवक्ता को सुनने के लिए? नहीं सर, ऐसा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझको केवल एक इससे जीएस का भी इन्हांस हो जाता है और अपना एक पढ़ाई से हटके किसी दूसरी चीज़ में इंडल्ज भी हो जाते हैं सर। अच्छा, आप मुझे बताएं कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या था, पृथक निर्वाचन? सर सेपरेट इलेक्टोरेट जो था 1919 में बनाया गया था। इसमें क्या था कि कम्युनल बेसिस पे बनाया गया था। इसमें क्या था कि जैसे किसी एरिया में कोई पार्टिकुलर रिलीजन्स की मेजॉरिटी ज़्यादा है तो वहाँ से वही पार्टिकुलर रीजन का व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ सकता है। जैसे कि जैसे किसी बंगाल के कुछ इलाकों में मुस्लिम लोग ज़्यादा थे या कहीं पे भी जो माइनॉरिटीज की जहाँ पे संख्या ज़्यादा थी, चाहे वहाँ पे इलेक्शंस केवल उसी पार्टिकुलर रीजन का व्यक्ति ही लड़ सकता है। तो ये तो पार्लियामेंट्री सुधार में हुआ था, आप 1919 तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। सॉरी सर, मुझको सही से कॉल नहीं है, मुझको 1909 या 1919 का ही मुझको याद है सर। अच्छा, किस एक्ट के अकॉर्डिंग वायसराय को फिर से गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? वायसराय गवर्नर जनरल? नो सर। अच्छा, गवर्नर जनरल को वायसराय किस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा जाए? सर 1857 या 58 के में जो ऑर्डर आया था क्वीन एलिजाबेथ की तरफ से, उसमें उन्होंने अच्छा, क्वीन एलिजाबेथ थी उस टाइम? नहीं सर, सॉरी, ब्रिटिश की क्वीन थी, नाम नहीं अच्छा, पता मुझको। तो ऑर्डर को कहाँ पर पढ़ा गया था? कहाँ पढ़ा गया था, किसने पढ़ा था और कहाँ पढ़ा था? सर हिस्ट्री के बारे में इतनी जानकारी हमको नहीं सर। नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट का है तो आपके ही विषय से संबंधित है और हर चीज़ें इतिहास होती हैं, आज की अर्थव्यवस्था भी कल इतिहास। अच्छा ठीक है, मुझे आप ये बताएं कि माउंटबेटन प्लान क्या था? माउंटबेटन प्लान सर, इसके अनुसार
इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड किया जाना था। और इसमें क्या था कि जो पूर्वी पाकिस्तान और वो जो पूर्वी बांग्लादेश था जो इस समय वो पाकिस्तान की तरफ जा रहा था, असम का इलाका भी पाकिस्तान, लेकिन वो बाद में इंडिया में ही रहा। पूर्वी और पश्चिमी पूर्वी बांग्लादेश और जो पश्चिम में लाहौर बलूचिस्तान वाला प्रांत। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे बताइए, बड़ा इंटरेस्टेड है, मेरे दिमाग में कई बार आता रहता है। मतलब ये जो पावर ट्रांसफ़र हुआ तो 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को हिंदुस्तान, तो एक साथ क्यों नहीं? सर हुआ तो एक ही साथ था, लेकिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनको ओथ लेनी थी, तो माउंटबेटन ही ओथ दिलाते, तो इसलिए 14 अगस्त और 15 अगस्त की 15 अगस्त नहीं है, लेकिन 14 अगस्त की रात्रि, मध्य रात्रि है, तो उसको 15 अगस्त मान लिया जाता है। तो सुबह कर लेते, फिर इतनी मध्य रात्रि में करने की क्या जरूरत थी जब टल ही गया था? सारा लोग सो रहे हैं, कुछ लोग जग रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आप बता दीजिए, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं न्यायिक विभाग में, क्या कुछ कमियां हैं जिस पर आप बदलाव करने के लिए नवाचार करेंगे? सर वैसे तो जुडिशल सिस्टम अच्छा सिस्टम है, और इसमें कोई जो एक कॉमन पीपल्स हैं उनकी इसमें सिस्टम में बहुत एक तरीक़ा से विश्वास है, आस्था भी है। यदि कहीं पे भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है, उनके साथ डिप्राइवेशंस होता है, या उनके साथ कहीं पे भी एक तरीक़ा से उनको दबाया जाता है, तो हर व्यक्ति यही कहता है मैं आपको कोर्ट में देखूंगा। तो मैं कोर्ट के पास लोगों का एक बहुत ही विश्वास है, और कोर्ट में कि अभी भी विश्वास बना हुआ है। लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे पेंडेंसी ज़्यादा है। तो पेंडेंसी का कारण ये भी है कि लोग जितने ज़्यादा जागरूक होंगे उतने ज़्यादा कोर्ट की तरफ मूव करेंगे। और पहले क्या होता था, लोग आपस में ही पंचायतों के माध्यम से कर लिया करते थे, और जिससे कि कोर्ट में केस आया ही नहीं करते थे। और सोशली लोकल लोगों का, लोकल जो पावरफुल लोग थे, बाहुबली टाइप के लोग, उनका प्रभाव हुआ करता था और कोर्ट की तरफ आने नहीं देते थे। तो शिक्षा जितनी बड़ी है उससे कोर्ट में केस भी बढ़े हैं। लेकिन हाँ, कहीं हद तक ये सही है कि थोड़ी पेंडेंसी बढ़ रही है, उस पर सुप्रीम कोर्ट और लगातार कोर्ट काम कर रहे हैं। सर ये बताइए, अभी सर ने संप्रभुता की चर्चा की थी। जी सर। आपने कहा पहले तो इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, आप मानते हैं पूरी तरीके से? इंडिया सॉवरेन कंट्री है। इंडिया सॉवरेन कंट्री है, जी सर। तो फिर ये बताइए कि हम फिर WHO की गाइडलाइन को क्यों फॉलो करते हैं? कभी कभी हमारी जो ट्रीटीज़ होती हैं वो किसी दूसरे देश से प्रभावित हो जाती हैं। हम ईरान से के साथ समझौता कर रहे हैं, अमेरिका से प्रभावित होकर कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रीटीज़ जो हम साइन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने कंसाइन से साइन कर रहे हैं। बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर हैं और उनकी गाइडलाइंस को भी हम फॉलो करते हैं। कैसे? तो हम कैसे कह सकते हो आपकी भारत एक पूरी तरीके से सॉवरेन कंट्री है? सर इसमें तो नो डाउट इंडिया सॉवरेन कंट्री है, और इंडिया किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर्स है या किसी भी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है, तो ये वॉलंटियरली फॉलो कर रहा है। किसी भी समय उस ऑर्गेनाइजेशन से सीड कर सकता है, बाहर निकल सकता है। जैसे अभी एग्जांपल्स के रूप में यूक्रेन वार पे भारत ने अपना पूरा जो अमेरिका और जो पश्चिम के देश थे पूरा स्टैंड थे रसिया की तरफ, लेकिन भारत ने अपना स्टैंड डिस्क्लोज नहीं किया। और सॉवरेन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर नहीं होते, हम आइसोलेट हो जाएं इस कंट्री, इस वर्ल्ड के अंदर। वर्ल्ड के अंदर एक इंटरनेशनल लॉ है, दूसरे सब इंटरनेशनल लॉ में एक एग्रीमेंट होता है कि इस लॉ को फॉलो करना है, कॉम्प्लाई करना है। ये बताइए, अल्टरनेट जुडिशल सिस्टम क्या है? वैकल्पिक न्यायिक प्रणाली। सर अल्टरनेट जुडिशल सिस्टम्स एक तरीका से इफेक्टिव सिस्टम भी है, और इसमें सरकार काफ़ी प्रयास भी करे, जैसे कि आर्बिट्रेशन के माध्यम से। सर आर्बिट्रेशंस हुआ तो इसमें क्या होता है कि प्राइवेट जस्टिस, यानी कोई भी दो कंपनियां हो गई या दो व्यक्ति हो गए जो अपना कोई भी इश्यूज हो जाने पे या कोई भी विवाद हो जाने पे एक लॉ फॉलो करेंगे। लॉ चाहे कहीं का भी हो सकता है, जैसे अभी सिंगापुर की कंपनी और भारत की। कहने का मतलब आप नहीं समझे। मैं कह रहा हूँ कि वैकल्पिक न्याय प्रणाली अल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम है क्या? एक लाइन में मुझे बताइए। सर अल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम से मतलब है कोई जो रूटीन जुडिशियल सिस्टम है उसके अलग कोई न्याय की व्यवस्था। अब आपने सही बोला कि जो हमारे भारत देश में कॉमन कोर्ट हैं, कॉमन कोर्ट पे बर्डन कम करने के लिए, स्पीडी जस्टिस के लिए जो दूसरी कोर्ट्स बनाई गई वो अल्टरनेट कोर्ट लोक अदालत जैसे। हाँ, तो क्या इनका ऑब्जेक्टिव है? क्या ये अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पा रही हैं? जिस उद्देश्य के तहत, जैसे कंज्यूमर फोरम आपका हो गया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया, ये इसीलिए बनाया गया था कि स्पीडी जस्टिस हो, है ना। इसलिए बनाया गया था कि कॉमन कोर्ट पे बर्डन कम हो, लेकिन उपभोक्ता फोरम में 6 महीने के बाद डेट आती है। क्या ये अपने उद्देश्यों को पूरा कर पा रही हैं? अगर नहीं कर पा रही हैं तो क्यों नहीं कर पा रही हैं? और आपका इसमें
सॉल्यूशन अप्रोच क्या है, यानी समाधान क्या है आपका? सर जो अल्टरनेटिव जुडिशियल सिस्टम्स है कई हद तक तो अपना काम अच्छा भी कर रहा है, जैसे कंज्यूमर के मैटर्स हैं, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के मैटर्स हैं, और इलेक्ट्रिसिटीज़ के मैटर्स हैं तो उसका इलेक्ट्रिसिटीज़ कंज्यूमर फोरम बन चुका है। तो काफ़ी हद तक तो बर्डन कम भी हो चुका है, ऐसा नहीं है। ये कहना गलत होगा कि ये अपना पर्पज़ पूरी तरीक़ा से फुलफ़िल नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी इसको इफेक्टिव, कुछ तो चुनौतियां हैं। जी सर, क्या है? फिर भी इसको इफेक्टिव मैकेनिज्म करने के लिए जो इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो इसका इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स है सर, वो अभी वीक है, उस पर सरकार को फोकस करना जरूरी हो जाएगा। कोई 2 सिफारिश करिए जिससे कि इंस्टीट्यूशनल सिस्टम सही हो जाए। सर यहाँ पे वैकेंसीज काफ़ी खाली हैं, और एक तरीका से जिस हिसाब से विवाद और देश बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से इसमें इनकी बेंचें और इनके कोर्ट्स ज़्यादा स्थापित करने पड़ेंगे। ठीक है। एज ए जज आप वर्क कर रहे हैं मान लीजिए, और अधिवक्ताओं के एक समूह ने आपकी कोर्ट का बाइकआउट कर दिया, आप कैसे मैनेज करेंगे? सर एडवोकेट्स ने बाइकआउट कर दिया है केवल पार्टिकुलर हमारे कोर्ट का जी, तो ये तो सर एक डिफिकल्ट इशू हो जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो प्रॉब्लम रही होगी तभी उन्होंने हमसे किया। तो इसमें हम हाई कोर्ट में इसकी एक तरीका से सूचना देंगे, और साथ ही साथ बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल है उसमें भी सूचना देंगे। आपका अप्रोच कैसा रहेगा, समन्वय आधारित? सर हाँ, हम उनसे एक तरीके से समन्वय करने का ही प्रयास करेंगे, क्योंकि बार और बेंच का संबंध बहुत क्लोज संबंध होता है। मान लीजिए कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जो घटनाएं बिल्कुल भी विधिक नहीं है। नहीं सर, विधिक नहीं। मान लीजिए कि आपकी कोर्ट का जो बाइकआउट हुआ है वो बाइकआउट एक तरीके से बायस्ड अप्रोच के साथ हुआ है, बार पूरी तरीके से बायस्ड है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं उस बाइकआउट के दौरान हुई हैं जो घटनाएं बिल्कुल लीगल नहीं हैं। हो सकता है आपकी कोर्ट में कुर्सियां तोड़ी गई हों। हाँ सर, कभी कभी होता है कि सोशल प्रेशर बनाने के लिए, लीगल प्रेशर बनाने के लिए जज के ऊपर ऐसा बात आप मैनेज कैसे करेंगे? सर इसकी हम कुछ इसकी इन्फॉर्मेशन हाईकोर्ट को देंगे, हाईकोर्ट हमारा ट्रांसफ़र कर सकता है किसी दूसरी जगह। अच्छा, मतलब आप ट्रांसफ़र ले लेंगे? सर पहले तो हम उनसे वार्ता करने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से, और तो उन कोई उस इशू पे सॉल्यूशन बन जाता है तो ठीक है सर। अच्छा ठीक है। एक बात बताइए कि भारत देश में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है ना? जी सर। तो क्यों इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम को क्यों अपनाया गया, दोहरी न्यायिक प्रणाली को क्यों नहीं अपनाया गया? जो कि भारत तो एक फेडरल कंट्री है, संघात्मक व्यवस्था वाला देश है, और जनरली क्या होता है कि संघात्मक व्यवस्था वाले जो देश होते हैं वहाँ दोहरी न्यायपालिका होती है। उदाहरण स्वरूप अमेरिका। हालांकि भारत की संघात्मक व्यवस्था अमेरिका की तरह क्लासिक नहीं है ना, हमारे यहाँ केंद्र मजबूत है, लेकिन भारत देश में एकीकृत न्यायिक प्रणाली क्यों अपनाई गई? सर इसका सबसे मेन कारण ये भी है कि जब हम लोग इंडिपेंडेंस मिली थी उस टाइम इसी सिस्टम को फॉलो भी किया जा रहा था। दूसरी बात ये भी है सर कि इतने बड़े नेशंस के अंतर्गत कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो ना केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ना होकर अपीलेंट कोर्ट भी है, वो अपील भी सुनता है और हाईएस्ट कोर्ट के रूप में एज ए वर्क भी करता है, और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको गार्जियन भी बनाया है उस कॉन्स्टिट्यूशन का, और अपील फंडामेंटल राइट से प्रोटेक्शन से लेके क्रिमिनल अपील से लेके सिविल अपील से सुनने से लेके, तो वो एज ए वर्क कर रहा है, इसलिए इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। लेकिन उसका सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है? सर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में जस्ट फेयर होना चाहिए। आर्बिटरी कोई भी लॉ बनाया जाएगा वो जस्ट एंड फेयर होना चाहिए, उसमें आर्बिटरीनेस नहीं होनी चाहिए। कौन से केस से ये कॉन्सेप्ट? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मेनका गांधी या मनेका गांधी? मेनका गांधी ही है सर। पक्का? जी सर। मनेका गांधी सुना है मैंने तो। नहीं सर, मेनका गांधी। मनेका नहीं, मेनका गांधी। पक्का श्योर है आप? मेनका गांधी ही है? जी सर। ठीक है, बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। ये रिट की अधिकारिता किसको दी गई है भारत में, किस कोर्ट को? रिट की सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो क्या सेशन न्यायालय को भी दिया जा सकता है? जी सर, दिया जा सकता है। कहाँ ये है सर आर्टिकल्स मुझको सही से तो याद नहीं है, लेकिन 139 शायद आर्टिकल है सर। आर्टिकल 32 आपने पढ़ा है? जी सर। ध्यान से जी सर। उसमें आप देखिएगा। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहाँ है? सर इसका मुख्यालय द हैग, नीदरलैंड। अच्छा, तो इस हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद हुआ था, 2016 का केस है, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के फेवर में ही फैसला सुनाया था। वो केस क्या है?
सर कुलभूषण जाधव का केस था। क्या था वो केस? सर उसमें जो कुलभूषण जाधव हैं जिसको पाकिस्तान एक तरीक़ा से जासूस मानता है और उनको वो, लेकिन उनका पक्ष है कि हम ईरान से व्यापार करते थे, तो उस कारण हमको, तो उसमें कुलभूषण जाधव को उन्होंने फांसी की सज़ा दे दी थी वहाँ के कोर्ट ने, वहाँ आर्मी कोर्ट ने। तो उसके खिलाफ भारत ने अपील की थी द इंटरनेशनल कोर्ट में, तो उस पर हरीश सॉल्वे हमारी तरफ से रिप्रेजेंट्स किया था, तो उसमें जो इंटरनेशनल कोर्ट ने स्टे कर दिया है। एग्जीक्यूटिव मर्डर क्या होता है? कार्यपालिका मर्डर? एग्जीक्यूटिव मर्डर, सॉरी क्या? सॉरी सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक्स। May I come in? हाँ, ये Go ahead, Ms. Ma'am. बैठिए, ठीक है। Thanks. कुछ चीज़ों को आप सुधार में लाएं, जैसे कि हाथ को बांध कर ना रखें, ठीक है, सामने ऐसे पैरों पर, और बिना किसी तनाव के। हेयर स्टाइल थोड़ा सा उस पर ध्यान दें, ठीक है। ये आपका मॉक इंटरव्यू है, आपको अपडेट होकर में क्या नाम चाहिए था। सर अभी सूज वगैरह रेडी नहीं हुए थे। हाँ, तो इसको थोड़ा सा आप अपडेट करें, ठीक है। बाकी आप लोग हाँ, ड्रेसिंग प्रॉपर कर लीजिए, जैसा आपको सर ने भी कहा, हेयर स्टाइल। और एक खास बात याद रखिएगा, बाकी परफॉर्मेंस आपका बहुत शानदार है, सिलेक्शन होने के बहुत चांसेस हैं आपके। बहुत ही खुश हुए हम आपका पूरा परफॉर्मेंस देख के। कुछ थोड़ी सी चीज़ें हैं वो मैं जान रही हूँ, अभी टाइम है और आप रेडी हो रहे हैं। बस ये याद रखिएगा, बोर्ड मेंबर जब भी बोलें तो उनको पहले कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, बीच में मत इंटरप्ट कीजिएगा, भले ही वो आपको इंटरप्ट किए हों। उन्हें, अगर उन्होंने स्टार्ट किया तो आप चुप हो जाएं, उन्हें बोलने दें, फिर अपनी बात रखें। अगर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया तो अपना क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अपना आंसर छोड़ दीजिए और वहीं से शुरू करिए। और नेक मूवमेंट को थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे, जाने से पहले भी ग्रीट करेंगे। आप आए, आपकी एंट्री अच्छी थी, लेकिन थैंक यू बोल के आप उठ गए एंड फिर आप एकदम स्ट्रेट निकल गए। आप थोड़ा सा हटें और फिर सबको एक ही बार करके नमस्ते सबको कर दें और फिर आप जाएं, या जैसा भी जो भी आपको करना आपने सोचा है, ठीक है। बाकी परफॉर्मेंस मेरी साइड से बहुत अच्छा है, वेरी गुड एंड बेस्ट ऑफ लक। यूनिफॉर्म तो मैम ने आपको बता दिया, यूनिफॉर्म ऐसे थोड़ी ना जाना है ना। यूनिफॉर्म, हेयर स्टाइल, इस पर काम कीजिए आप, ठीक है। आपकी नॉलेज जीएस में कुछ सवाल आपने गलत किए थे, है ना, तो थोड़ा सा दोहरा लीजिएगा जनरल स्टडीज़ में। और लॉ की नॉलेज आपकी अच्छी है। संप्रभुता से मैं आपसे सुनना चाह रहा था एक छोटा सा पॉइंट, जो जैसे मैंने कहा कि क्यों समझौता कर रहे हैं, तो आपने बिल्कुल सही बताया, जो बताया कि भाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हम मेंबर हैं तो जानबूझकर हैं, हम जब चाहें हट सकते हैं, यही बताया था ना। आप एकदम कंफर्टेबल होइए, आप बढ़िया सुनिए, ठीक है। तो आप इसमें ये कह सकते थे कि कभी कभी अगर ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम अपने
चीज़ों के साथ समझौता करते हैं, या मान लीजिए कोई ट्रीटी साइन करते हैं, या किसी देश से कोई समझौता कर रहे हैं किसी और देश के प्रेशर में, ऐसा कुछ अगर दिखाई पड़ रहा है तो उसका कारण होता है लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन, राष्ट्र के व्यापक हित के लिए। क्योंकि वैश्वीकरण का ये युग है, और वैश्वीकरण के युग में अगर हम समस्त पृथ्वी को परिवार नहीं मानकर चलेंगे, सबके साथ व्यापार को बढ़ावा नहीं देंगे, तो क्या होगा, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, हमारी इकोनॉमी मजबूत नहीं होगी, है ना। तो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, राष्ट्र के व्यापक हित के लिए हम ऐसा करते हैं, ये आप बोल सकते हैं। साथ साथ एक पॉइंट था आपका, हाँ, अल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम पे, ठीक है, सही बताया आपने अल्टरनेट जुडिशियल सिस्टम का। लेकिन इसमें देखिए, जो समाधान होता है, उस समाधान अप्रोच को अपने अंदर विकसित करिए। आप जज बनने के लिए जा रहे हैं, आपसे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, जब आपसे कहा जाएगा कि आप समाधान बताइए, तो बढ़िया से सबका तैयार कर लीजिए कि किसका क्या सलूशन है, ठीक। और एक और था एक पॉइंट, हाँ, बार और बेंच। तो बार और बेंच में आपने कहा कि बार और बेंच के बहुत अच्छे संबंध होते हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि बार ने बाइकआउट किया है, मैंने कहा था आपसे कि अधिवक्ताओं के एक समूह ने बाइकआउट किया है। और ये बात ठीक है कि आपने समन्वयकारी अप्रोच दिखाया। आपको ये कहना है कि हाँ, हम बातचीत का रास्ता अपनाएंगे और हम पूरा प्रयास करेंगे कि बातचीत से चीज़ें हल हो जाएं। लेकिन अगर फिर भी बातचीत से चीज़ें हल नहीं होती हैं, तो जो भी प्रक्रिया है, जो भी प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे। अब आप ट्रांसफ़र ले लेंगे, इस तरह की बात, आपका नंबर जा रहा है 100, मतलब आप बोर्ड आपसे प्रसन्न है ना। आपने 3 बोर्ड मेंबर्स को प्रसन्न कर रखा है, चेयरमैन सर को आपने खुश कर रखा है, और चौथे पे आके आप कह रहे हैं ट्रांसफ़र ले लेंगे, आपका 20 नंबर फिर तीनों ने काट दिया, है ना। तो इस बात को, फिर ऐसी बातों से बचिए जब लास्ट एकदम 5 मिनट बचा हुआ है ना, हाँ, फिर कह रहे हैं हम ट्रांसफ़र ले लेंगे। तो इन सारी बातों से बचिए। बाकी बहुत, कब है आपका इंटरव्यू? 25 को इंटरव्यू है। बढ़िया से तैयार करके जाइए और बेस्ट ऑफ लक, हो जाएगा आपका, बढ़िया करेंगे आप, ठीक है। एक बार फुल ड्रेस में, हाँ, और मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस, दूसरी बार में आइएगा करके आए। हाँ, हाँ, पूरा बढ़िया, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आपका, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ठीक है, स्टार्ट। और सुनिए, ज़रा से सुनिए, यहाँ से जैसे उठिए, उठिए, आराम से उठिए, हाँ, हाथ खोल के थोड़ा ऐसे जाइए, हाँ, नहीं, साइड से पीछे हटिए, अब थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ा पीछे जाइए, ग्रीट करिए, जाइए, ठीक है। अब जाइए, ये तरीका अपनाइए। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि फिर वो दिमाग में आता नहीं है। बाकी बहुत बढ़िया है सर।